ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला, MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला, MDH की। दर्शकों, आज पहली जानकारी, दुनिया भर में वर्ल्ड वॉर 3 का जंगी सायरन बज चुका है। यह मैं क्यों कह रहा हूं दर्शकों, क्योंकि आप अलग अलग देशों में जाएंगे, जैसा मैंने आपसे थोड़ी देर पहले कहा कि हर जगह पर तनाव चल रहा है, हर देश एक दूसरे पर हमला करने के दावे कर रहा है, जलकर राख करने के दावे कर रहा है। दिखाते हैं आपको। मिडल ईस्ट की रेत में जंग का ज्वालामुखी फटा। इजराइल के हमले का ईरान ने दिया जवाब। ईरान ने जवाब में बरसाई 150 मिसाइलें। इजराइल ने किया परमाणु पलटवार। दहल उठा ईरान का तेहरान। 200 फाइटर जेटों से मचाई ईरान में तबाही। राइजिंग लायन वर्सेस प्रॉमिस 3 के बीच वॉर। टारगेट पर खामेनेई, नेतन्याहू का खुली जंग का ऐलान। बदले की आग में झुलस रही दुनिया। बज गया वर्ल्ड वॉर 3 का सायरन। दर्शकों, आपने अभी देखा कैसे इजराइल और ईरान के बीच में तनाव चल रहा है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं दर्शकों, इस समय आप दुनिया में कहीं भी चले जाइए, कहीं युद्ध चल रहा है, कहीं तनाव बना हुआ है, कहीं युद्ध जैसे हालात उत्पन्न हो रहे हैं। लेकिन दर्शकों, एक तस्वीर आपने देखी, इस तस्वीर को जरा आप ऐसे समझिए। आज हम इजराइल और ईरान के युद्ध को देख रहे हैं, यह सबसे ताजा उदाहरण है। लेकिन आप जब इस तस्वीर को देखेंगे तो लगेगा इजराइल ने कैसे ईरान के परमाणु हमलों को निशाने पर लिया है। और यह तस्वीर बताने के लिए काफी है कि अगर आज कुछ भी गड़बड़ होती है तो इसके लिए सीधे सीधे दोनों देश जिम्मेदार रहेंगे। लेकिन दर्शकों, दोनों एक दूसरे को धमकियां दे रहे हैं। इजराइल कह रहा है हम खत्म कर देंगे, ईरान कह रहा है कि हम खत्म कर देंगे। लेकिन आज दुनिया में जो चल रहा है, इसलिए मैं कह रहा हूं कि वर्ल्ड वॉर 3 आने वाला है। और आज दर्शकों, कुछ सवाल हैं पूरे विश्व में जो चल रहा है उसको लेकर। क्या तीसरा विश्व युद्ध किसी भी समय, किसी भी क्षण शुरू हो सकता है? और जो तस्वीर आज हम देख रहे हैं, आप कहीं भी चले जाइए, हर जगह से यही तस्वीर सामने आ रही है। कहीं टकराव चल रहा है, कहीं टकराव मुहाने पर है। मैं आपको 6 तस्वीर दिखाता हूं दर्शकों। वर्ल्ड वॉर 3 का सायरन बज गया है। ये 6 तस्वीर क्या कहती हैं, आइए जरा आपको दिखाता हूं। सबसे पहले आप देखिए, अभी जब हम बात कर रहे हैं, इजराइल और ईरान के बीच में युद्ध लगभग शुरू हो चुका है दर्शकों। और ये कहां तक जाएगा इसका कोई अंदाजा नहीं। आज से थोड़े समय पहले चले जाइए, भारत हमारे बीच में और पाकिस्तान के बीच में हमने तनाव देखा। इसके इतर इजराइल के साथ ही हमास का कैसे युद्ध हो रहा था, फिलिस्तीन गाजा पर कैसे बमबारी हुई थी, यह आपने देखा दर्शकों, 7 अक्टूबर 2023। लेकिन एक और तस्वीर अभी हमें देखने को मिलती है, और भी जगह युद्ध चल रहे हैं। आपने देखा होगा रूस यूक्रेन युद्ध चल रहा है, वो खत्म नहीं हुआ है दर्शकों। अभी देखा आपने कैसी तेजी आ गई थी। यूक्रेन ने पूरी तैयारी के साथ रूस पर हमला किया था, और अब थाईलैंड और कंबोडिया भी युद्ध के कगार पर हैं, मुहाने पर खड़े हुए। और अर्मेनिया और अजरबैजान में भी जबरदस्त टकराव चल रहा है दर्शकों। लेकिन एक तस्वीर आज हमें देखनी चाहिए। इन 6 तस्वीरों से आप समझिए कि वर्ल्ड वॉर 3 किसी भी वक्त शुरू हो सकता है। लेकिन आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं दर्शकों, इस तस्वीर को आप देखिए,
रूस यूक्रेन वॉर ये एकाएक तेज हो गया है। भारत पाकिस्तान के बीच में तनाव ये अभी भी खत्म नहीं हुआ है। हम तो कह चुके हैं कि ऑपरेशन सिंदूर आतंकवाद के खिलाफ लगातार जारी रहेगा। लेकिन तमाम देश जो अलग अलग तरह के दावे कर रहे हैं दर्शकों, ये पूरी दुनिया के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक है और नुकसानदेह है। ये बात मैं क्यों कह रहा हूं दर्शकों? क्योंकि आज हम 2025 में ये बात कर रहे हैं जब कई देश परमाणु संपन्न हैं। हथियारों की बात करेंगे तो आप इतना गोला बारूद है कि अगर वर्ल्ड वॉर 3 शुरू हुआ तो ये दुनिया खत्म भी हो सकती है दर्शकों। क्योंकि कई परमाणु संपन्न देश हैं, वो पूरी तैयारी के साथ खड़े हुए हैं कि अगर हमें मौका मिलेगा तो हम दुश्मन पर परमाणु छोड़ देंगे। और ये धमकियां रूस यूक्रेन में तो हमने कई बार देखी, लेकिन अब इजराइल और ईरान के बीच युद्ध हो रहा है, उसमें एक दूसरे को जो धमकियां दी जा रही हैं और जो तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं वो बहुत बड़े सवाल खड़े करती हैं। लेकिन एक बात दर्शकों, कई देश मिलकर इस समय, जो इजराइल और मिडिल ईस्ट की बात करूं, कुछ मुस्लिम देश हैं वहां पर, इजराइल को निशाना बनाएंगे अगर ये युद्ध और ज्यादा तेज बढ़ता है। क्योंकि इधर एक और बड़ी बात है, पश्चिमी देश उत्तर कोरिया को मिटाने की बात कहते हैं। चीन ताइवान को नहीं छोड़ेगा, ये हमने देख लिया। ये अगर युद्ध आगे बढ़ता है दर्शकों, तीसरे वर्ल्ड वॉर की मैं मुहाने पर जो खड़ा हुआ है उसकी आहट कैसी है ये आपको समझा रहा हूं। और कई देश मिलकर इजराइल को अगर निशाना बनाएंगे तो इजराइल के लिए भी बहुत मुश्किल खड़ी हो सकती है। लेकिन आज एक बहुत बड़ी बात देता हूं दर्शकों, आपको बताता हूं सबसे ज्यादा समय 3 साल में कितना नुकसान होने वाला है, ग्राफिक्स के जरिए समझाता हूं। वर्ल्ड वॉर 3 अगर हुआ तो क्या हो सकता है, समझ लीजिए, बता रहा हूं। रूस यूक्रेन युद्ध को शुरू हुए 3 साल बीत चुके हैं दर्शकों। यूक्रेन की 11% जमीन पर रूस ने कब्जा कर लिया है। और इतना ही नहीं दर्शकों, अगर 2014 से इसकी तुलना की जाए तो यूक्रेन के 18% बता रहा हूं मैं आपको, इलाके खराब हो चुके हैं। और यूक्रेन का दावा है कि अगर युद्ध में 30 दिसंबर 2024 तक रूस के हमने 4,27,000 रूसी सैनिकों को मार गिराया है। सोचिए जरा, ये तस्वीर हमें देखने को मिल रही है दर्शकों। 1 जनवरी 2024 से 17 दिसंबर 2024 के बीच कम से कम 31,481 रूसी सैनिकों की मौत की पुष्टि हुई है। वहीं यूक्रेन में 2024 में युद्ध के मैदान में 1200 यूक्रेनी सैनिक मारे गए। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार निगरानी मिशन के मुताबिक 12,654 से ज्यादा लोग मारे गए। आप सोचिए, और ये शुरुआत है, बस आप ये समझिए। जो मैं ग्राफिक्स बता रहा हूं, हमारी टीम ने बहुत मेहनत की है दर्शकों। 84% मौतें यूक्रेनी सरकार के नियंत्रण वाले क्षेत्र में हुई है, यानी रूस वहां पर हमले तेज कर रहा है। और 16% मौत कहां हुई है, रूस के कब्जे वाले क्षेत्र में, यानी वहां पर वॉर रुका नहीं है। और कुल मिलाकर 42,000, आप समझ रहे हैं, 42,000 लोग इस जंग से प्रभावित हुए हैं दर्शकों। और 20 लाख लोग बेघर हो गए। आप सोचिए जरा, वर्ल्ड वॉर 3 हो गया तो क्या होगा, कितने लोग बेघर हो जाएंगे। आप समझिए इसको कि रूस यूक्रेन युद्ध में अब तक 1.5 खरब डॉलर, यानी कि 80 से 185 लाख करोड़, थोड़ी देर के लिए दर्शकों इस नंबर को आप सुनिए, 125 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। बहुत नुकसान होता है दर्शकों। और अभी इजराइल और ईरान के बीच में जो तनाव चल रहा है, देखिएगा आप अर्थव्यवस्था पर कितना बड़ा असर पड़ेगा। लेकिन इस बीच दर्शकों एक बड़ी खबर मेरे पास आ रही है, बहुत बड़ी जानकारी इस समय हमारे पास। इजराइल में परमाणु रिसर्च सेंटर पर हमले का दावा किया जा रहा है। ये बड़ी खबर इस वक्त हमारे पास आ रही है। तेल अवीव में ईरान का हमले का दावा है और ईरान कह रहा है कि एक और F-35 जेट हमने गिरा दिया है। इजराइल के साथ अमेरिका है दर्शक, अमेरिका के हथियार है, F सीरीज के जितने भी फाइटर जेट्स हैं, और ईरान कह रहा है कि हमने गिरा दिया है। और इधर पश्चिमी ईरान के ऊपर इजरायली जेट गिराने का दावा किया जा रहा है। इजराइल ने F-35 फाइटर जेट पर ईरान के दावे को गलत बताया है। अब ये दावे होते हैं दर्शक, ये ऐसे ही वॉरफेयर्स होते हैं। आप देखेंगे जब भी एक देश दूसरे पर दावा करता है, लेकिन इजराइल कह रहा है कि हमें कुछ नहीं हुआ है। लेकिन दर्शकों एक बड़ी बात अभी तक हमने देखी है, इजराइल और ईरान के बीच ये हमले 2 दिनों में बहुत ज़्यादा बढ़ गए। इसलिए मैं आज इस खबर को लेकर आया हूं आपके पास। ये बता रहे हैं दर्शकों कि अगर जंग थोड़ी भी लंबी खिंचती है तो हालात कैसे हो जाएंगे दर्शकों। रूस यूक्रेन के, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, कितना नुकसान होगा, कई लोग बेघर हो जाएंगे। और अगर
परमाणु ठिकानों को निशाना बनाया गया, जैसा अभी दावा किया जा रहा है। अगर ये और बढ़ता है दर्शकों, तो आप सोचिए दुनिया में धमाके ही धमाके होंगे। रिपोर्ट आपको दिखाता हूं। क्या इजराइल पर ईरान का बड़ा हमला होने वाला है? क्या ईरान बहुत बड़े हमले की तैयारी में है? इजराइल के हमलों के जवाब में ईरान ने तेल अवीव और यरूशलेम को हिला डाला। देर रात इजराइल के दोनों सबसे बड़े शहरों यरूशलेम और तेल अवीव में विस्फोटों की आवाज सुनी गई। ईरान ने 2 बार में ही 150 बैलिस्टिक मिसाइलें इजराइल की तरफ दागी। हालांकि इजराइल ने इनमें ज्यादातर हमलों को रोक दिया। देर रात जब पूरी दुनिया सो रही थी, तब तेल अवीव के आसमान में मिसाइलें देखी गई। ईरान ने इजराइल पर ताबड़तोड़ हमले किए। काले आसमान में मिसाइलें खतरे की रोशनी बिखेर रही थी। ईरान ने अपनी जवाबी हमले में तेल अवीव में मौजूद इजरायली डिफेंस मुख्यालय को अपने निशाने पर ले लिया। लेकिन इन सब के बीच जो सवाल पूरी दुनिया उठा रही है वो ये है कि ईरान ने इजराइल के रिहायशी इलाकों को निशाने पर लिया, रिहायशी इलाकों की तरफ मिसाइलें दागी, इजरायली नागरिकों को अपने टारगेट पर लिया। रिहायशी इलाके में ईरान के हमले से 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि कुछ लोग घायल हो गए। लोगों के घर तबाह हो गए, इमारतें मलबे में तब्दील हो गई। चारों तरफ मलबा ही मलबा दिखाई देने लगा, जिसके बाद वहां राहत बचाव का काम शुरू किया गया। तेल अवीव में ऐसी तबाही मची कि रात से सुबह हो गई, लेकिन ईरान के हमले नहीं रुके। वो तो गनीमत रही कि आयरन डोम डिफेंस सिस्टम ने ज्यादातर मिसाइलों को हवा में ही ढेर कर दिया। केवल 6 मिसाइलें ही राजधानी तेल अवीव में आकर गिरी, लेकिन जो मिसाइलें नीचे आईं, उन्होंने भारी तबाही मचाई। तेल अवीव के अलावा यरूशलेम में भी ईरान को इजराइल के मजबूत आयरन डोम सिस्टम ने तबाह किया। ईरान ने यरूशलेम और तेल अवीव पर तो हमले किए ही, साथ ही इजराइल के दूसरे शहरों को भी तबाह करने की कोशिश की, जिनमें रमतगन और वेस्ट बैंक भी शामिल है। रमतगन में चारों तरफ तबाही के निशान साफ साफ देखे गए। रिशन लेजियोन शहर में भी ईरान ने इजराइल के रिहायशी इलाकों को अपने टारगेट पर लिया। वेस्ट बैंक में भी आसमान में देर रात मिसाइलों को तबाह करने की आवाजें सुनाई दी। चारों तरफ जंगी सायरन की आवाज गूंज रही थी। देखा दर्शकों आपने, इस बीच एक बड़ी जानकारी और बड़ी खबर मेरे पास आ रही है। दर्शकों, बहुत बड़ी जानकारी इस समय मेरे पास है। ईरान हमले के दौरान बंकर में छिप गए इजरायली नागरिक। इजराइल ने कह दिया है अपने नागरिकों से, आपकी सुरक्षा आपको करनी होगी, आप बंकर में चले जाइए। बहुत बड़ी जानकारी है। इजराइल ने रिहायशी इलाकों में हमले की कोशिश नाकाम कर दी है। इजराइल के पास ईरान के हमले का जवाब देने के लिए आयरन डोम है दर्शकों, और इतना ही नहीं, अमेरिका से भी एयर डिफेंस सिस्टम ले रखा है। और ये बड़ी बात है, इस समय इजराइल ने नक्शे में ईरान के हमले को दिखाया भी है। ये जानकारी हमारे पास है। आप सोचिए, मैं कह रहा हूं, अगर ये युद्ध बढ़ा दर्शकों, तो बहुत बड़ी दिक्कत दुनिया के सामने आ सकती है। लेकिन इस बीच आपको बंकर ने कैसे इजरायली नागरिकों को अब तक बचाया है वो बता देता हूं मैं दर्शकों। इजराइल के बंकर उसकी सबसे बड़ी ताकत है दर्शकों। इलाका बहुत छोटा है, लेकिन बंकर बड़े काम की चीज है। कैसे, दिखा रहा हूं आपको। दुश्मनों से बचने के लिए उसने जगह जगह पर बंकर बनाए हुए हैं। उसे पता है कि हमला होगा तो बचाना ऐसे ही है अपने नागरिकों को। इतना ही नहीं दर्शकों, इजराइल में हर सड़क और हर घर में बंकर बना हुआ है। इतना ही नहीं दर्शकों, दावा तो ये किया जाता है कि आपने -1, -2, -3 देखा ना, -6, 7 तक भी अंदर तक बना रखा है इजराइल ने कई जगह पर बंकर। ये इजराइल की ताकत है दर्शकों। लेकिन इस बीच एक और अहम खबर आ रही है हमारे पास। ईरान के ड्रोन को इजराइल ने मार गिराया है दर्शकों। बड़ी खबर इस समय आपको बता रहे हैं। ईरान के ड्रोन को इजराइल ने मार गिराया है।
गैलीली शहर में ईरानी ड्रोन तबाह कर दिया गया है। ये इस समय हमारे पास दर्शकों जानकारी आ रही है। और एक और खबर इस समय हमारे पास है दर्शकों कि इस समय बहुत ज्यादा भीषण युद्ध चल रहा है। लेकिन अब मैं आपको बताता हूं दर्शकों, ईरान ने हमला अगर किया तो इजराइल ने एक बार फिर जवाब दिया है ईरान को कि अगर कोशिश करोगे तो हम ऐसे ही मारेंगे। इजराइल तो कह चुका है दर्शकों। लेकिन आप समझिए, इजराइल ने इसके लिए पूरी स्ट्रेटेजी बनाई है और ये स्ट्रेटेजी बहुत महत्वपूर्ण है दर्शकों। ये स्ट्रेटेजी कैसे है, पूरा प्लान कैसे है, मैं आपको फुटेज दिखाता हूं। फुल फ्रेम दिखाइए जरा इस तस्वीर को। ये पूरा प्लान बता रहा है दर्शकों। ये वीडियो जो मैं आपको दिखा रहा हूं, कैसे इजराइल ने तेहरान में ठिकानों को निशाना जो बनाया जा रहा था, हमलों से पहले ही उसकी पहचान कर ली। इजराइल जैसे ही छोटे देश कई सारे हैं, लेकिन इजराइल उनसे बहुत अच्छा है। ईरान जैसे देशों को वैसी तबाही वो नहीं मचाने दे रहा है, उसकी ताकत है ये। ईरान सोच रहा था कि हम खत्म कर देंगे इजराइल को, लेकिन ईरान के कामिकाज़े ड्रोन का लोहा पूरी दुनिया मानती है और देखा है हमने पहले भी बहुत इस्तेमाल किया है रूस यूक्रेन वॉर में भी दर्शकों इसका। लेकिन इजराइल ने उसी कामिकाज़े ड्रोन को हवा में उड़ा दिया है। कैसे इजराइल ने ईरान पर हमला किया है, अब मैं दर्शकों ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाने की कोशिश करता हूं। ईरान में हमले की इजराइल की स्ट्रेटेजी क्या है, इससे ज़रा ध्यान से समझिएगा, आप कहीं मत जाइएगा। इजराइल ने ईरान में एक ड्रोन बेस बनाया हुआ है, पूरी जानकारी हमारे पास। इजराइल ने गुप्त रूप से वहां पर कुछ हथियार पहुंचाए। इतना ही नहीं, हथियारों से भरी गाड़ियां चोरी छिपे ईरान पहुंचती हैं दर्शकों। ये ताकत है, ये ताकत है। और इजरायली सेना, मोसाद लगातार मिलकर पूरी तैयारी कर रहे हैं दर्शकों, और पूरी तैयारी इन्होंने कर ली है। इस ड्रोन से ईरान के मिसाइल लॉन्चर्स पर हमले किए जा रहे हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम को भी इजराइल ने तबाह कर दिया है। और इसके बाद इजरायली फाइटर जेट क्या करते हैं, एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह किया, उसके बाद एयर स्पेस में घुस जाते हैं, अंदर घुस जाते हैं। और इजराइल ने, बड़ी जानकारी दे रहा हूं, सीरिया के एयर स्पेस में एयर टू एयर रिफ्यूलिंग की। इजराइल ने इस पूरी प्लानिंग को बहुत गुप्त रखा था दर्शकों, लेकिन अब ये सामने आ चुकी है। ईरानी एजेंसी को इसकी भनक तक नहीं लगी थी, इसलिए ईरान अभी तक इस युद्ध में पीछे चल रहा है। लेकिन दर्शकों, जैसे जैसे युद्ध आगे बढ़ेगा वैसे वैसे हमले तेज होंगे। और हमारे सहयोगी हमें एक और बड़ी खबर बता रहे हैं दर्शकों, बता देता हूं आपको। इजराइल ने 70 से ज्यादा लड़ाकू विमान से हमला किया। ये बहुत बड़ी खबर है इस समय की। ईरान में 40 से ज्यादा जगह पर अटैक किया गया है। इजरायली डिफेंस फोर्स ये जानकारी दे रही है। करीब 2.5 घंटे तक तेहरान के ऊपर रहे हैं इजरायली विमान। इसका आप मतलब समझ सकते हैं कि तबाही बहुत भीषण होगी अगर इजराइल ने तैयारी कर ली है तो। ईरान के कई एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह कर दिया है, ये दावा कर रहा है आईडीएफ। इजरायली डिफेंस फोर्सेस कह रही हैं कि हमने सब कुछ तबाह कर दिया है। और इजरायली सेना ने एक और बहुत बड़ा दावा किया है दर्शकों। लेकिन आपको अभी तक इस पूरे युद्ध में परमाणु हर युद्ध में जो आप सुनते हैं वो इस युद्ध में भी सुना होगा दर्शकों। लेकिन आज मैं आपको बताता हूं कि क्या परमाणु हमला वाकई में शुरू हो गया है। इसे लेकर हमने बहुत अच्छी रिपोर्ट तैयार की है, दिखाते हैं आप। क्या परमाणु हमला शुरू हो गया है? आज ये सवाल इसलिए क्योंकि ईरान के इजराइल पर जबरदस्त हमले के बाद इजराइल ने एक बार फिर दुश्मन के परमाणु ठिकानों को अपने टारगेट पर लिया। 1500 किलोमीटर दूर इजराइल ने ईरान में घुसकर उसके परमाणु ठिकाने को निशाने पर लिया। इसका वीडियो इजराइल डिफेंस फोर्स की तरफ से जारी किया गया है, जिसमें बाकायदा ईरान की परमाणु फैसिलिटी दिखाई गई। परमाणु फैसिलिटी को अंदर से पूरा दिखाया गया। ईरान ने न केवल परमाणु फैसिलिटी को बल्कि ईरान के 2 एयरबेस को भी इस कदर दहला दिया कि तबरीज एयरबेस तो पूरी तरह से नष्ट हो गया। इजराइल जैसे छोटे देश ने ईरान को एक के बाद एक ऐसे शॉक दिए कि वो एक से संभल पाता तब तो दूसरे को संभाल पाता। इजराइल ने ईरान के मिलिट्री बेस पर भी स्ट्राइक की। इजरायली एयरफोर्स का दावा तो यहां तक है कि उसने ईरान की ड्रोन प्रोडक्शन फैसिलिटी तक को उड़ा डाला है। यानी इजराइल ने ईरान की रीढ़ पर हमला किया, जिससे ईरान को खड़े हो पाना भी अपने आप में उसके लिए बड़ी चुनौती है। ये तस्वीरें ईरान की राजधानी तेहरान की है, जिसमें मेहराबाद हवाई अड्डे से आग की ऊंची ऊंची लपटें उठती साफ दिखाई दे रही हैं। इजराइल ने तेहरान के मेहराबाद हवाई अड्डे पर ईरानी वायुसेना के हैंगर्स पर बड़ा हमला किया। यानी तेल अवीव से लेकर तेहरान तक हर जगह केवल कोहराम मचा है।
केवल बारूद की गंध हर तरफ फैली है। तेल अवीव में रिहायशी इलाकों को टारगेट किया गया तो इजराइल ने भी ईरान को ठीक उसी के अंदाज में जवाब दिया। इजरायली स्ट्राइक की आग पश्चिम मध्य ईरान तक पहुंच गई। ईरान का असादाबाद शहर धुआं हो गया। इजरायली एयरफोर्स ने ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलों का जवाब बैलिस्टिक मिसाइलें दाग कर भी दिया, जिसके बाद ईरान में भारी तबाही के निशान दिखाई दिए। इस बीच ईरानी मीडिया ने एक वीडियो जारी किया जिसमें ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई के घर के पास एयर डिफेंस एक्टिविटी दिखाई दी। ऐसे में इजराइल के हमले में बौखलाए अयातुल्ला खामनेई ने इजराइल के एक्शन को युद्ध की शुरुआत बताया और इजराइल के परमाणु ठिकाने पर हमले को बड़ा अपराध बताया। साथ ही ये चेतावनी तक दे डाली कि तेहरान तेल अवीव को बर्बाद करके छोड़ देगा। परमाणु ठिकाने पर हमले बड़ा अपराध है। इस अपराध के साथ इजराइल ने अपना भाग्य चुना है। इस अपराध में इजराइल के हाथ खून से सने हैं। तेहरान तेल अवीव को बर्बाद करके छोड़ेगा। इधर खामनेई इजराइल को चेतावनी दे रहे हैं तो उधर इजराइल ईरानी मिलिट्री कमांडर्स की तस्वीरें जारी कर अपनी ताकत उसे दिखा रहा है। इजराइल ईरान की धमकी से डरता नहीं दिख रहा, बल्कि इजरायली पीएम ने ईरान को चेतावनी दी है कि इजराइल इस्लामिक कट्टरता पर प्रहार करेगा और ईरान की जनता के लिए 50 साल से बंद आजादी के रास्ते को खोलेगा। इजराइल ने यह साफ कर दिया है कि उसका ईरान के खिलाफ सैन्य अभियान जारी रहेगा। This operation will continue for as many days as it takes to remove this threat. For decades, the tyrants of Tehran have brazenly, openly called for Israel's destruction. ईरान और इजराइल में हमले के सायरन बजने लगे हैं और यह तनाव बढ़ता दिख रहा है क्योंकि ईरान परमाणु बम बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहा है तो इजराइल उसे इसमें कामयाब नहीं होने देना चाहता। इसका सीधा अर्थ ये कि बदला अभी पूरा नहीं हुआ है। और दर्शकों, इस बीच एक और बड़ी खबर हमारे पास है। ईरान ने इजरायली पायलट को पकड़ने का दावा किया है। ये युद्ध में बहुत बड़ी जानकारी हमारे पास आ रही है। दर्शकों, इजराइल के तीसरे जेट के पायलट को पकड़ने का दावा है और इतना ही नहीं, आर्मी कमांडर्स ने पायलट को गिरफ्तार कर लिया है। ईरान ने यह आधिकारिक रूप से कह दिया है। दर्शकों, बहुत बड़ी जानकारी है। ईरान ने इजराइल का F-35 F-35 जेट मार गिराने का दावा किया। ये थोड़ी देर पहले मैंने आपको जानकारी दी थी, लेकिन अब बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन हमारे पास आ रही है कि पायलट को पकड़ लिया गया है। दर्शकों, और ये इसीलिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि दोनों देशों के बीच टकराव और बढ़ेगा। दर्शकों, लेकिन अगर बढ़ेगा तो सैन्य ताकत कितनी, आपने सोचा कभी? इजराइल एक छोटा सा देश है और ईरान, आप देख रहे हैं, पूरी ताकत के साथ लड़ रहा है। तो सैन्य ताकत क्या कहती है ये मैं आपको बताता हूं, क्योंकि ईरान से सैन्य ताकत इजराइल की कम है, लेकिन फिर भी वो लोहा ले रहा है ईरान से। और अब तो ये कहा जा रहा है कि इजराइल के साथ अमेरिका है, तो ईरान के साथ भी कई देश आ गए। लेकिन मेरे पास दर्शकों कुछ आंकड़े हैं, इसका एक्सरे किया है हमने। ईरान की जो मिलिट्री रैंकिंग है ना दर्शकों, दुनिया में, वो है 14वें नंबर पर, 14th। और दर्शकों, इजराइल 17वें नंबर पर है। तीन सोचिए, 3 अंतर है। और इतना ही नहीं, सैन्य बल अगर आप ईरान का देखेंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे। आप सोचेंगे इजराइल क्या कर रहा है। ईरान के पास 11.80 लाख सैनिक हैं। बहुत बड़ी आर्मी होती है दर्शकों अगर ग्राउंड पर फोर्सेस की बात करें आप। और इजराइल के पास 6.70, लगभग आधे हैं दर्शकों, आधे। आप सोचिए, फिर भी इजराइल लड़ रहा है और पूरी दमखम के साथ लड़ रहा है। लेकिन ये लड़ाई कहां तक जाएगी दर्शकों, उस पर मैं बात करूं इससे पहले आपको एक और खबर बता देता हूं। अमेरिका इजराइल के साथ है और बार बार ये तस्वीर साफ हो रही है। इस बीच एक बड़ी खबर, अमेरिका ने इजराइल को मिसाइल दी है। ये जानकारी मिल रही है, इजराइल भेजी है लगभग 300 हेलफायर मिसाइलें। ये भी बहुत घातक हैं दर्शकों। हमले से पहले इजराइल को मिसाइलें दे दी गई हैं। इसका सीधा मतलब यह है दर्शकों कि इजराइल तो तैयार है, वो कह रहा है हम तो खत्म करेंगे, और अमेरिका उसके साथ में है। लेकिन क्या होगा दर्शकों, इस रिपोर्ट में समझाते हैं। मिडिल ईस्ट में एक बार फिर से तनाव बढ़ता हुआ दिख रहा है। इस बार इजराइल की ओर से ईरान पर किया गया ये अब तक का सबसे बड़ा हमला है। ईरान पर ये हमले ऐसे समय पर हुए हैं जब अमेरिका बार बार परमाणु कार्यक्रम को रद्द करने की अपील कर रहा था। The United States will continue to seek a diplomatic resolution that ensures Iran will never acquire a nuclear weapon or pose a threat to stability in the Middle East. Iran's leadership
would be wise to negotiate at this time. अमेरिका ने चेतावनी देते हुए ईरान को अंजाम भुगतने की भी चेतावनी दी, जिसके बाद उसके सबसे करीबी दोस्त इजराइल ने ईरान पर हमला बोल दिया। भले ही अमेरिका ने ईरान पर हुए हमले से पल्ला झाड़ लिया हो, लेकिन ये बात किसी से छिपी नहीं कि हमले के पीछे अमेरिका की भूमिका हो सकती है। ट्रंप ईरान से न्यूक्लियर डील पर बात चाहते हैं। ईरान ने भी अमेरिका को सीधी चेतावनी दी है। 7 दौर की बातचीत हो चुकी है और कहा है कि इजराइल के हमले के बाद अब ईरान अमेरिका वार्ता के लिए कोई जगह नहीं बची। ट्रंप ने भी टेबल टॉक की वार्निंग दी है। ईरान का कहना है कि अगर कोई दूसरा देश इजराइल की मदद के लिए आगे आया तो ईरान हमले तेज कर देगा। इजराइल भी पिछले करीब 1.5 साल से जंग लड़ रहा है। पहले हमास से सीधा लोहा लिया, उसके बाद हिजबुल्लाह का सफाया किया। जब जब जरूरत पड़ी तो हुती को भी मुंहतोड़ जवाब दिया। लेकिन इस बार इजराइल अपना अस्तित्व बचाए रखने के लिए इस आतंकी संगठन के आका यानी ईरान से सीधे भिड़ गया है, क्योंकि वो जानता है कि अगर दुनिया के मैप पर बने रहना है तो ईरान को परमाणु हथियार बनाने से रोकना ही होगा। लेकिन ईरान के इस पलटवार के बाद जंग का तेज होना तय है। ऐसे में ईरान अगर जंग में टिका रहता है तो इजराइल गाजा जैसी तबाही मचा सकता है, और अगर ईरान पांव पीछे खींचता है तो उसका परमाणु प्रोग्राम खटाई में पड़ना तय है। अपने आप को ईरान अब एक ऐसी स्थिति में पाता है कि मुझे लगता है जिसको बोलते हैं ना मेंटल पैरालिसिस होना चाहिए ईरान को, क्योंकि वो न्यूक्लियर बॉम्ब जो उसका सपना था ना तो उसको पूरा करने में उसका फ़ायदा है और अधूरा छोड़ने में उसका और ज़्यादा घाटा है। तो दोनों ही पॉइंट ऑफ व्यू से हार अपने आप में ईरान की ही निश्चित है। अमेरिका और इजराइल की एक ही मंशा है, ईरान को परमाणु शक्ति बनने से किसी भी हाल में रोकना। लेकिन ईरान मिडिल ईस्ट में मुस्लिम देशों का खलीफा बनने का सपना देखता है। ईरान के इशारे पर कई देश अमेरिका के खिलाफ भी खड़े हो जाते हैं। ऐसे में छोटे से देश इजराइल ने न सिर्फ तेहरान तक हमले कर दिए, बल्कि ईरानी फौज की फ्रंट लीडरशिप को मौत के घाट उतार दिया, जिसे ईरान की इज्जत पर हमला माना जा रहा है। अब दर्शकों, एक ऐसी खबर 12 जून को हमारे सामने आई जिसने हमें ही नहीं, भारत को नहीं, दुनिया को झकझोर कर रख दिया। प्लेन क्रैश में यात्रियों के मारे जाने की संख्या जब सामने आई तो पूरी दुनिया हैरान रह गई कि यह हादसा कैसे हुआ है। और इसी की जांच के लिए दर्शकों आज आपको बता दूं, अहमदाबाद में हूं, सुबह से टीमें पहुंच रही हैं, जांच पड़ताल यहां पर की जा रही है। इतना ही नहीं, एटीएस तो अपना काम कर रही है जैसा हमने आपको बताया, लेकिन AAIB की टीम भी आ गई है, एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो, जो यहाँ पर पहुंची थी क्रैश साइट पर दर्शकों, और पूरी जानकारी जुटाई जा रही है। इस बीच एक और बड़ी खबर मेरे पास आ रही है दर्शकों, इसी से जुड़ी हुई। बोइंग ड्रीमलाइनर 787 को लेकर सूत्रों से बहुत बड़ी खबर है हमारे पास। 2019 में ग्राउंडेड रहा था बोइंग ड्रीमलाइनर 787, और इतना ही नहीं, 7 महीने तक ड्रीमलाइनर को ग्राउंडेड रखा गया था, यानी तय समय से ज्यादा दिन तक ये ग्राउंडेड रहा। ग्राउंडेड की वजह अभी तक तो नहीं सामने आ पाई है, लेकिन जून 2020 में दोबारा सर्विस में आया। और अब दर्शकों, दुनिया में अलग अलग तरह के दावे किए जाते हैं ड्रीमलाइनर को लेकर कि ये बहुत अच्छा है, इस एयरक्राफ्ट में कुछ नहीं होता है। लेकिन हादसा कैसे हुआ है ये तो सामने आना चाहिए ना। इतने लोगों की जान गई है, आखिर इसका जिम्मेदार कौन है? 90 दिन में क्या जांच रिपोर्ट में सब कुछ साफ हो जाएगा? दिखाते हैं आपको। गुजरात के अहमदाबाद में टेक ऑफ के वक्त एयर इंडिया का विमान हादसे का ऐसा शिकार हुआ कि उसमें सवार लोगों को इतना वक्त भी नहीं मिला कि वो इमरजेंसी जैकेट पहनकर अपनी जान बचा सके। यात्रियों की इस हादसे में दर्दनाक मौत हुई। अब इस हादसे की जांच के लिए केंद्रीय गृह सचिव के नेतृत्व में जांच कमेटी गठित कर दी गई है, जो कि 3 महीने में रिपोर्ट सौंपेगी। Secretary is going to be the chairman of the committee. Composition of the high-level committee involves people from various backgrounds, and the people we feel who can bring in a lot of expertise and value to the committee, which is going to investigate in a holistic way into the incident. And we have put a time limit of 3 months. यह हादसा इतना जबरदस्त था कि जब प्लेन क्रैश हुआ तो न केवल जिस हॉस्टल पर यह गिरा वो तबाह हो गया, बल्कि आसपास मौजूद दुकानों को भी इससे नुकसान पहुंचा। हादसे से आसपास बने मकानों में दरारें आ गई। लेकिन यह हादसा हुआ कैसे? कोई तकनीकी खराबी थी या फिर कोई मानवीय भूल?
ये तो जांच रिपोर्ट आने के बाद ही साफ हो पाएगा। लेकिन विमान के पायलट सुमित सवरवाल का एटीसी को भेजा आखिरी मैसेज सामने आ गया है, जो ये बताता है कि पायलट सुमित ने एटीसी को भेजे अपने आखिरी मैसेज में विमान की पावर कम होने की बात कही थी, जिससे ये पता चलता है कि टेक ऑफ के बाद विमान को थ्रस्ट नहीं मिला। थ्रस्ट नहीं मिलने से प्लेन उड़ान नहीं भर सका, जिसके बाद सुमित ने मेडे कॉल की। थ्रस्ट एक तरह का मैकेनिकल फोर्स है। विमान के इंजन से थ्रस्ट जनरेट होता है, रफ्तार और ऊंचाई देने में मदद करता है। इस पर ही प्लेन का इंजन काम करता है। वजह चाहे जो भी हो, लेकिन सच्चाई यही है कि इस हादसे में विमान में बैठे 241 यात्री काल के गाल में समा गए। उन्हें मौत भी ऐसी मिली कि उनके शवों की पहचान कर पाना भी मुश्किल हो रहा है। इसीलिए मृतकों के परिवार वालों के डीएनए सैंपल लिए जा रहे हैं, ताकि पहचान के बाद उनकी डेड बॉडीज को उन्हें सौंपा जा सके। मेरा लड़का और उसकी वाइफ दोनों प्लेन में थे 12 तारीख को। दोनों की बॉडी यादी मिली है मेरे को, और उसमें दोनों का नाम है, मेरे लड़के का, उसकी वाइफ का। अभी बॉडी का कुछ मिलता नहीं है, यादी मिली है, उसमें नाम है। डीएनए करवा दिया है मैंने 12 तारीख को ही। एक तरफ लोगों के डीएनए सैंपल लिए जा रहे हैं, तो दूसरी तरफ हादसे वाली जगह से मलबा हटाने का काम जारी है। लेकिन देश और विदेश में जांच एजेंसियां ये पता लगाने में जुटी हैं कि इस हादसे की वजह क्या है। दर्शकों, जांच तो होनी चाहिए और जांच के बाद ही तस्वीर साफ हो पाएगी कि आखिर हुआ क्या। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, जल्द हाजिर होंगे। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद।